गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स पढ़ा रहे थे। हमने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में जापान के बारे में बताया था। ये जापान एक विकसित एवं धनी देश किस प्रकार बन गया। वह अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल के माध्यम से उसने ह्यूमन रिसोर्स को किस प्रकार बढ़ावा दिया, अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल के माध्यम से, और वह रिच और प्रॉस्पर्स बन गया। वह धनी और विकसित देशों की श्रेणी में केवल और केवल मानवीय संसाधनों में वृद्धि करने के बाद ही बना। उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। तो बच्चों, हम आपको जो अगला अपना टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वह थोड़ा ध्यान देंगे, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन। हम आपको बता रहे हैं कि पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप बताएंगे। हम आपको थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ economy, activities have been divided into three main sectors: primary, secondary, tertiary। देखो बच्चों, द फर्स्ट में जो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, पोल्ट्री। तो इसमें क्या क्या होता है, आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन, खनन, ये सब आता है। और द्वितीय क्षेत्र जो आपका सेकंड सेक्टर है उसमें क्या क्या आता है, देखिए बच्चों, इसमें विनिर्माण सम्मिलित होते हैं। विनिर्माण मतलब आप जानते हैं ना, फैक्ट्रियाँ वगैरह जो होती हैं वे सब आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, और ये जो क्रियाकलाप होते हैं राष्ट्रीय आय में अभिवृद्धि करते हैं। ये जो क्रियाएं हैं अभिवृद्धि करती हैं, ये क्रियाएं जो कौन सी क्रियाएं कहलाई जाती हैं बच्चों, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाई जाती हैं। इनसे क्या है कि नेशनल इनकम होती है। अब बताते हैं हम, अगेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इन टू पार्ट्स। इनको भी टू पार्ट्सों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट। तो मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या होता है बच्चों, जो जिन बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं जो क्रियाएं, ठीक है, और उनसे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित होता है। और जो गैर बाजार क्रियाएं होती हैं उनसे स्वयं उपयोग के लिए उत्पादन है। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जो आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में अंतर क्या है। देखिए, आपकी माताजी घर पे खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगा, उनसे उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है, उनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती है उन्हें, तो वो नॉन मार्केट में कहलाई जाती हैं, वो गैर बाजार क्रियाएं कहलाई जाती हैं। और मार्केट एक्टिविटीज़, अगर वे यही काम किसी दूसरे के घर पे करती हैं, बर्तन मांजना, घर के और जो कार्य होते हैं, और उनसे उन्हें क्या इनकम प्राप्त होती है, तो वो कैसी, वो मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाई जाएंगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इसमें। तो अब हम आपको बताएंगे कि अगला जो हमारा पॉइंट है वह हम जो आपको बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण निवेश है। तो अगली हम बता रहे हैं क्वालिटी और पॉपुलेशन। क्वालिटी और पॉपुलेशन हमारा अगला टॉपिक है आपका, थोड़ा ध्यान देंगे। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इफ़ एनी कंट्री डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ ईटीसी। देखो बच्चों, क्या है, किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या है कि एजुकेशन प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स कल्चरल प्रॉस्पेरिटी एंड नेशनल इनकम। देखो बच्चों, समाज के विकास में शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के ITI विकसित की गई है। शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। देखिए, हम आपको बच्चों बताते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी।
पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत क्या किया गया था बच्चों कि सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया। यानी कि ये सब चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। देखिए शिक्षा का स्तर किस प्रकार से धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बढ़ा है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए 1951-52 में स्थिति क्या थी और 2020 तक भारत में साक्षरता दर का किस प्रकार से बढ़ावा मिला है। देखिए पहले क्या था कि एक तो हमारे जो भारतीय समाज है ये एक पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। और देखिए वी शुड इंक्रीज़ द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टू इम्पार्ट हाइगर एजुकेशन। एक आपको बात हम बच्चों बताते हैं कि जो महिलाएं जो होती हैं इनको आगे से आगे बढ़ावा नहीं मिला है। तो बच्चों हम आपको लिटरेसी रेट के बारे में बता रहे थे कि भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक अधिक रही है किस वर्ष, और पुरुषों में साक्षरता दर अधिक क्यों है, महिलाओं में कम क्यों है। इसका मेन कारण क्या है कि बच्चों भारतीय समाज जो है एक पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, बाल विवाह का प्रचलन भी है और ज़्यादातर महिलाओं को चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता है। उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता बल्कि पुरुष वर्ग को बहुत अधिक से अधिक प्रेरित किया जाता है। उन्हें ये कह के रोक दिया जाता है लड़कियों को कि आपको क्या करना है पढ़ करके, आप तो घर का ही कार्य करेंगी। इस प्रकार उनके मन की भावनाओं को दबा दिया जाता है। देखिए बच्चे अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द 2001 ए पर्सन ऑफ 7 ईयर और अबव हु कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड लिटरेट। वी कैलकुलेट द लिटरेसी रेट एज अंडर। एक बात बताते हैं बच्चों कि जो 7 वर्ष का बच्चा होता है उससे अधिक आयु का जो बच्चा व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ लेता है, पढ़ लेता है, लिख लेता है, बोल देता है, वह साक्षरता कहलाता है। और साक्षरता किस प्रकार से निकाली जाती है, शिक्षित जनसंख्या और बटे होता है कुल जनसंख्या और उसको गुणा 100 से कर दिया जाता है। तो देखो बच्चों टिल 2020 द लिटरेसी रेट इज़ प्रेडिकेटेड 85%। वर्ष 2020 तक हमारी जो भारत की जनसंख्या वो साक्षरता दर है वो 85% होने का अनुमान है। तो बच्चों क्या है, लिटरेसी इज़ नॉट ओनली द राइट ऑफ एवरीबडी बट इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रॉपरली एंड इंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ देयर राइट्स। साक्षरता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है बल्कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों द्वारा ठीक प्रकार से निर्वहन करने और अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। क्योंकि जितना ज़्यादा व्यक्ति साक्षर होगा उसे अपने अधिकार जो है पूर्ण तरीके से पता होंगे। आगे हम आपको बताते हैं बच्चों लिटरेसी रेट इन अर्बन एरियाज़ इन हाइगर देन रूरल एरियाज़। एक बात बताते हैं बच्चों हम, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। वहाँ के लोग अधिक पढ़े लिखे होते हैं लेकिन गाँवों में साक्षरता बहुत से कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है खेती बाड़ी कामों में लगे रहते हैं और वहाँ की महिलाओं को भी पढ़ने नहीं दिया जाता है। और इसी अच्छे परिणाम के लिए सरकार ने भी बहुत अधिक ऐसे कदम उठाए जिससे कि भारत में साक्षरता दर अधिक से अधिक बढ़े। एक बात हम आपको बच्चों बताते हैं कि जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे केरल है, कर्नाटक है, इनमें साक्षरता दर बहुत अधिक है, लिटरेसी रेट बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इनमें लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम पाया जाता है। तो इन सब के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। देखिए प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। 2 और कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए न्यूट्रिशन एंड पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना भी चलाई जा रही है। तो इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होने की
पूरी संभावना रही है। अब 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के में नामांकन 25.2% तक की वृद्धि और 2017-18 में दर्ज की गई है। आगे 30% तक की वृद्धि 2020-21 में प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों क्या है कि इस संबंधित रणनीति को बढ़ाने के लिए सरकार ने अच्छे से अच्छे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान तो विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। एक बात हम आपको बताते हैं कि जनरली थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे। Generally, the girls are less in number in school as we go up in terms of standard level. देखो बच्चों क्या है, द गर्ल्स स्टूडेंट्स गो ऑन डिक्रीजिंग इन नंबर, द ड्रॉप आउट रेट एमोंग गर्ल्स इज हाइगर देन एमोंग बॉयज। ये क्या है कि साधारणतः विद्यालयों में लड़कों के मुकाबले पढ़ने वाली जो लड़कियां होती हैं उनकी संख्या कम होती है। क्या होता है, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे उनका स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है, उन्हें घर पे बिठा दिया जाता है और लड़कों को स्कूल भेजा जाता है। इसके कारण लड़कियों की जो संख्या है वो कक्षा में कम होती चली जाती है। तो हम आपको आगे जो पढ़ाने वाले हैं बच्चों, अपना जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं कि इसका मेन कारण क्या है। देखिए, कॉलेजों में पर्याप्त संख्या नहीं है, क्योंकि कॉलेजों की अपेक्षा विद्यार्थियों की संख्या अब तेज़ी से बढ़ती जा रही है शहरों में। उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को विश्वविद्यालय बढ़ाने चाहिए और नए नए पाठ्यक्रम भी लागू करने चाहिए, जिससे कि साक्षरता दर अधिक से अधिक हो। तो हम अगला जो आपको पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं वो है बच्चों हेल्थ। हम आपको हेल्थ के बारे में बताएंगे कि हेल्थ क्या है। देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप सभी बच्चे इस बात पर कि हेल्थ क्या है। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन गिव्स हिम स्ट्रेंथ ऑफ रियलाइज हिज पोटेंशियल टू फाइट इलनेस। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अस्वस्थ स्त्री या पुरुष किसी संगठन की अभिवृद्धि में अपना पूरा योगदान नहीं दे सकते। देखो बच्चों, एक बात हम आपको बताते हैं कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तभी तो वो अच्छे से किसी भी कार्य को कर पाएगा, किसी भी संगठन में अपनी पूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर वह अस्वस्थ है तो वो क्या अपनी भूमिका निभाएगा और किस प्रकार से राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकेगा। तो इसके लिए सरकार ने भी बहुत अधिक से अधिक मतलब स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ हों। एक बात और आपको बताते हैं बच्चों कि जो है शिशु मृत्यु दर में इतने अधिक बढ़ावा है और जन्म मृत्यु दर में कम है, मृत्यु दर भी अधिक है। जब ये सब ज़्यादा हो जाता है तो स्वास्थ्य पर तो बात आती है कि अगर स्वास्थ्य अधिक होगा तभी तो आगे बढ़ सकेगा सब कुछ। लेकिन क्या है, द मेजर विद हैव बीन adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014 infant mortality। हम आपको बता रहे हैं कि जो ये हमारे भारत की जो शिशु मृत्यु दर है वह इतनी अधिक बढ़ गई है और जन्म दर जो हमारी गिर गई है, मृत्यु दर 6.5 पर आ गई है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास का जीवन के उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। लेकिन जब शिशुओं में संक्रमित बीमारियों से रक्षा नहीं हो पाती है, माता के बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर अब घटती चली जा रही है। अब आगे से आगे सरकार करती चली जा रही है। अब आगे हम आपको कुछ पॉइंट बताने वाले हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, बच्चों, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण, पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच जब ज़्यादा से ज़्यादा इनको पहुंचाई जाएंगी तभी ये अच्छे से अच्छे स्वस्थ हो पाएंगे, अन्यथा स्वास्थ्य में कमी आएगी। और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में
अधिक से अधिक मात्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने चाहिए, औषधालय तथा अस्पताल बनाए जाने चाहिए। तो जनसंख्या, जैसे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है हमारे भारत देश में, लेकिन स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही कम है। स्वास्थ्य सेवाएं नाम मात्र के लिए हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटलों में देखा जाता है डॉक्टर और नर्सों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं है, बहुत अधिक कमी है। तो स्वास्थ्य की दर को बढ़ाने के लिए सरकार को चाहिए कि इनकी संख्या अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए। और सुविधाएं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के देख लीजिए, आपको पूर्ण सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो पूरी की पूरी सुविधाएं जब सरकार प्रोवाइड कराएगी तो आगे से आगे स्वास्थ्य का लाभ सभी नागरिकों को मिलेगा। डॉक्टरों भी जाकर के देखिए आप सरकारी अस्पतालों में कि आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तो डॉक्टरों को 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए। और क्या है कि प्रत्येक अस्पताल में संकटकालीन कक्ष में एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, दवाखाना होना चाहिए, कागजी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे इन सभी के माध्यम से, इन सभी सुविधाओं के माध्यम से स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शिशु मृत्यु दर कम होगी और जन्म दर अधिक होगी, तभी हमारे देश में स्वास्थ्य को स्वास्थ्य ज़्यादा से ज़्यादा होगा।